नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं संजय सर नॉलेज कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस लेक्चर में बात करूंगा संविधान सभा में मौजूद 15 महिला सदस्यों की। भारतीय इतिहास में प्राचीन काल से लेकर के तो आज तक महिलाओं की भूमिका का निर्धारण आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उनकी भूमिका कैसे हो, कहाँ हो। महिलाओं पर सामाजिक परंपराओं की बंदिशें पुरुषों की तुलना में ज़्यादा है। देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता कि सिर्फ बंदिशें महिलाओं पर है। ऐसा नहीं है, पुरुषों पर भी सामाजिक बंदिशें होती हैं। अगर आप देखना चाहें अपने आसपास, अपने घर में ही देखिए कि पुरुषों पर भी सामाजिक मर्यादाओं का बंधन होता है, मगर महिलाओं पर ज़्यादा होता है, महिलाओं पर ज़्यादा रहा है। उनकी राजनीतिक भूमिका नगण्य रही है, ठीक है, उनकी सामाजिक भूमिकाएं कम रही हैं, आर्थिक भूमिका में उनको जगह नहीं दी गई। मगर प्राचीन काल से देखें तो आधुनिक काल तक, आज की तारीख तक महिलाओं ने अपनी स्थिति को अपने ही बलबूते सुधारने की लगातार प्रयास किए हैं। प्राचीन काल में कई सारे राजवंश ऐसे रहे जिसमें महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। सातवाहन वंश में नागनिका एक प्रमुख भारत की पहली महिला शासिका बनी। मध्यकाल में रजिया सुल्तान हो, मुगल काल में नूरजहां हो, या और भी कई सारी महिलाओं की भूमिका रही। आधुनिक काल में हमारे समाज सुधारकों के तौर पर महिलाएं आई, चाहे वो भक्ति आंदोलन में मीराबाई हो, चाहे वो फिर आधुनिक समाज सुधार आंदोलन में ज्योतिबा फुले हो, पंडिता रमाबाई हो, और आज़ादी के आंदोलन में सरोजिनी नायडू हो, चाहे वो हमारी दूसरी महिला सदस्य रही हो। और ख़ास तौर पे आज़ादी के बाद जब देश में एक मजबूत राजनीतिक नेतृत्व की आवश्यकता पड़ी, तब भी महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही। संविधान के निर्माण में 15 महिलाएं थी जिन्होंने इसको लिखने में भूमिका निभाई। 299 सदस्यों में महिला थी सिर्फ 15, मगर वो 15 महिला सदस्य अपने आप में एक इतिहास लिख रही थी। तो हम उन 15 महिलाओं पर चर्चा करेंगे जिन्होंने संविधान सभा में अपनी भूमिका निभाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जिस महिला की बात करेंगे उसका नाम अपने आप में सफिशिएंट है उनके व्यक्तित्व को बताने के लिए, मगर फिर भी हम इनके बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। नाम है राजकुमारी अमृत कौर। दोस्तों, इनका नाम राजकुमारी से शुरू नहीं होता था। राजकुमारी इनको टाइटल दिया गया है, और ये किसने दिया है? ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने दिया है, ठीक। राजकुमारी अमृत कौर, दरअसल इनका बर्थ 2 फरवरी 1889 को हुआ था लखनऊ में। इनके जो पिता थे हरनाम सिंह, वो कपूरथला राज्य के राजशाही परिवार से संबंधित रहे। इनकी स्कूली पढ़ाई इंग्लैंड में हुई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनकी बाकी की हायर एजुकेशन हुई, और 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना इन्होंने की, और बाद में ये उसकी अध्यक्षा भी बनी। राजकुमारी अमृत कौर जो रही वो 17 साल तक गांधी जी की सेक्रेटरी के तौर पर काम करती रही और गांधीवाद से काफ़ी प्रभावित रही। यानी गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसात्मक आंदोलनों को इन्होंने बहुत करीब से देखा और काफ़ी उससे प्रभावित रही। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वे जेल भी गई। महिला अधिकारों के लिए महिलाओं की भूमिका को पुनर्भाषित करने के लिए इन्होंने कई सारे कैंपेन चलाए, सोशल अवेयरनेस कैंपेन चलाए। इवन राजनीति के अंदर भी उनकी भूमिका को लेकर इन्होंने जगह जगह अपनी आवाज़ उठाई। अरुणा आसफ अली ने इनको पायोनियर कहा था कि भैया ये भारत की पायोनियर हैं। तो याद रखना, इनको किसने कहा पायोनियर?
अरुणा आसफ अली ने। जब देश आज़ाद होने वाला था और संविधान सभा बन चुकी थी संविधान का निर्माण करने के लिए, तो ये केवल ना सिर्फ एक मेंबर रही बल्कि ये कुछ समितियों में भी शामिल रही। तो दरअसल ये संविधान सभा में सलाहकार समिति और मौलिक अधिकारों की उप समिति में सदस्य रही हैं। और इन्होंने सबसे पहले ये डिमांड रखी थी कि टाइटल्स का एबोलिशन हो जाना चाहिए। ये जो टाइटल्स मिलते हैं ना लोगों को, हमारे यहाँ अंग्रेजों के ज़माने में सरकार ने, ब्रिटिश हुकूमत ने अपने चाटुकार वर्ग को, मतलब उनके जो समर्थन थे, उनमें कई सारी टाइटल्स देते थे। राजाओं को भी टाइटल्स दिया जाता था, योनर कहा जाता था, या जो राजा महाराजा सर की उपाधि दी जाती थी, मतलब बहुत सारी उपाधियाँ थी। तो इन्होंने कहा भाई उसको क्या कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। और आर्टिकल 18 में बनाने में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। संविधान सभा में वो सेंट्रल प्रोविंस और बरार के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुई थी। आज़ादी के बाद यूनाइटेड प्रोविंस के मंडी से चुनाव जीती। आज की तारीख में मंडी जो आता है वो हिमाचल में आता है, तो उत्तराखंड, सॉरी माफ कीजिएगा, यूपी से ये जीत करके गई और आज़ाद भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर बनी, स्वास्थ्य मंत्री। मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश में के इंदौर में जो MGM मेडिकल कॉलेज है, उसका पुराना नाम जो अंग्रेजों ने रखा था उसको बदलकर MGM नाम इन्हीं के प्रयासों से हुआ था और उसकी आधारशिला भी इन्होंने ही रखी थी। तो पहली स्वास्थ्य मंत्री रही जिनके प्रयासों से इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर और एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना हुई। एम्स जिसकी भूमिका वर्तमान में कोविड में हम सभी ने देखी, तो जो एम्स है ना, उसको बनाने के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई दूसरे देशों और संगठनों से धन भी लेना पड़ा। यानी ये एक सबसे के साथ में साझा सहयोग से एम्स बना था और उसमें चंदा देने के लिए इन्होंने अपनी निजी संपत्ति बेच दी थी। वो जो घर था इनका, इन्होंने अपना घर बेचा और उस घर के पैसे से एम्स की स्थापना में अपना सहयोग राशि प्रदान किया। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष बनी और न केवल ये भारत की बल्कि संभवतः, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि शायद ये गैर यूरोपियन राष्ट्रों की यानी एशिया की ये पहली महिला अध्यक्ष थी जो WHO के असेंबली की बनी थी। 1964 को इनका देहांत हुआ, 2 अक्टूबर याद रखना तारीख। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इनको राजकुमारी की उपाधि दी थी। तो 15 महत्वपूर्ण महिलाओं में पहला नाम था राजकुमारी अमृत कौर। दूसरा नाम आता है अम्मू स्वामीनाथन का। अम्मू स्वामीनाथन, इनका जन्म 1894 को केरला में हुआ था और इनका जो विवाह है वो 13 साल की उम्र में सुब्बानाथ स्वामीनाथन के साथ हो गया था। गांधी जी से प्रभावित होकर के स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भी भूमिका निभाई। देखिए, गांधी जी को इस बात का बहुत ज़्यादा श्रेय देना चाहिए और देना भी पड़ेगा और इतिहासकारों ने दिया भी है कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान उन्होंने महिलाओं की जो सीमा रेखा थी उस सीमा रेखा को बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ा दिया। पहले महिलाओं की सीमा रेखा सिर्फ घरों तक कैद थी। खाना बनाना, घर परिवार की सेवा करना, बच्चे पालना, यही एक माइंडसेट होता था कि महिलाओं को लेकर उनका यही काम है। मगर उन्होंने कहा कि अगर महिला शक्ति आंदोलन में नहीं कूदेगी तो देश आज़ाद नहीं होगा। अपनी संस्कृति के साथ परंपराओं का पालन करते हुए राजनीतिक आंदोलन में महिलाओं ने भूमिकाएं निभाई और उसी के कारण ऐसी महान महिलाएं भारत को मिली जिनके अनुभव से भारत ने बहुत कुछ सीखा। तो 13 साल की उम्र में इनका विवाह हुआ, फिर ये गांधी जी के साथ में स्वतंत्रता आंदोलन में कूदी और तमिलनाडु में कांग्रेस का प्रमुख चेहरा बनी। और इन्होंने एनी बेसेंट वो महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला के तौर पर तो जानी जाती ही हैं, ये एक प्रमुख समाज सुधारक भी थी जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता की और एनी बेसेंट के प्रयासों से ही भारत में महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति है उसको सुधार देखने को मिलता है। तो उनके साथ मिलकर के इन्होंने वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने में इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। संविधान सभा के एक सदस्य के तौर पर ड्राफ्ट तैयार किया इन्होंने और पहली लोकसभा में भी वो मेंबर रहीं।
4 जुलाई 1978 को इनका देहांत हुआ। और इनके अब मैं जो बच्चों की कहानी सुनाऊंगा ना, इनके 3 बच्चे हैं, उनका नाम आप जानते हैं। इनका नाम आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे, अम्मू स्वामीनाथन का, पर उनके बच्चों का नाम आप जानते हैं। इनके जो बेटे थे ना, गोविंद स्वामीनाथन, वो एक बहुत बड़े कानून विद्वान बने थे। इनकी बेटी थी मृणालिनी साराभाई, जो एक बहुत फेमस डांसर रही हैं, मृणालिनी साराभाई। और इनकी एक बेटी रही है जिनका नाम है कैप्टन लक्ष्मी सहगल। सुना नाम लक्ष्मी सहगल का? याद आई आज़ाद हिंद फौज, झांसी रानी रेजिमेंट, उसकी प्रमुख लक्ष्मी सहगल, वही। और जो राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ी थी भारत में, और अभी कुछ सालों पहले इनका शायद देहांत हो चुका है। तो लक्ष्मी सहगल, वो कहते हैं ना कि माँ बाप का जो डीएनए ट्रांसफ़र जब होता है बच्चों में, तो उनका जुझारूपन भी ट्रांसफ़र होता है। तो इतने महान माँ थी इनकी, तो उसी के गुण इनके अंदर देखने को मिले। और ये तीनों बच्चे आज भारत के इतिहास में एक अमर नाम है। तो मृणालिनी साराभाई को तो कौन नहीं जानता यार। तो लक्ष्मी सहगल इनकी बेटी रही हैं, याद रखना। इसके बाद में तीसरा नाम आता है बेगम रसूल। बेगम रसूल, इनका ओरिजिनल नाम था कदसैया बेगम। तो बेगम रसूल जो है, संविधान सभा में महिलाओं में एकमात्र महिला ये रही हैं। और इनका जन्म 1909 को हुआ। 1937 में ये अनरिजर्व सीट से सेंट्रल प्रोविंस की सदस्य चुनी गई थी, उपाध्यक्ष बनी थी सेंट्रल प्रोविंस की। संविधान सभा में मुस्लिम लीग के सदस्य के तौर पर शामिल हुई थी, मुस्लिम लीग की सदस्य के तौर पर, मगर बाद में इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। संविधान सभा में चुनी जाने वाली एकमात्र महिला मुस्लिम सदस्य, मैंने कहा, नाम याद रखिएगा, बेगम रसूल। इनकी आत्मकथा है पर्दा टू पार्लियामेंट। पर्दा टू पार्लियामेंट, पर्दा इस्लाम धर्म में होता है महिलाओं के लिए, तो पर्दा टू पार्लियामेंट मुस्लिम वुमेन इंडियन पॉलिटिक्स, ये इनकी आत्मकथा है। संविधान सभा में अल्पसंख्यक अधिकारों की ड्राफ्टिंग कमेटी की ये जो है सदस्य रही थी। बेगम रसूल जो है, इन्होंने मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को रिजेक्ट किया था। यानी मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल है उसका उन्होंने विरोध किया। इन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण का भी विरोध किया। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की ये बहुत बड़ी समर्थक थी कि हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनानी चाहिए। मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति में जो 3 महिला सदस्य थी, उनमें से एक ये भी रही हैं फंडामेंटल राइट की। 20 साल तक इन्होंने भारतीय महिला हॉकी संघ की भी ये प्रमुख रही हैं, 20 साल तक। ठीक है। आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य रही। 2000 में इनको पद्म भूषण दिया गया। और 3 वीक्स इन जापान, ये इनकी प्रमुख एक पुस्तक का नाम है। बाद में 2001 में बेगम रसूल जो है सुरपदे खाक कर दिया गया, इनकी मृत्यु हो गई उसके बाद। अगला नाम आता है दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख की खास बात यह है कि ये आंध्र प्रदेश से एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी रही हैं। आंध्रा ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, बहुत बड़े बड़े नेता भी दिया है। और आंध्र प्रदेश जो है देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, सेंट्रल की, स्टेट की। और ख़ासतौर पे आंध्र प्रदेश में जो इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी भी काफ़ी मजबूत रहती है। वहाँ की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था में एक सक्रिय भूमिका निभाती है। तो आंध्र प्रदेश जो है, वहाँ से चुनकर के आती थी दुर्गाबाई देशमुख। इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान स्कूल छोड़ दिया। अंग्रेजी शिक्षा माध्यम की बहुत बड़ी विरोधी थी। उनका मानना था कि हमारी देसी भारतीय शिक्षा पद्धति जो प्राचीन थी वही बेस्ट है। और मद्रास में नमक सत्याग्रह की प्रमुख नेता रही। नमक सत्याग्रह जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस समय पर हुआ था। बाद में वो वकील बनी और विधवा, खासतौर पे विधवाओं के लिए, अनाथों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए इन्होंने काम प्रारंभ किया। तो दोस्तों, जब ये नमक सत्याग्रह के दौरान जब ये जेल गई तो 3 साल जेल में रही। और जेल से छूटने के बाद जब इन्होंने जेल में देखा कि यार लोगों की इतनी ज़्यादा मुसीबतें हैं, लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही हैं, तो उन्होंने क्या किया, फिर वकालत करना शुरू किया और फिर वो वकील बनी। ठीक है। उन्होंने आंध्र महिला समाज की स्थापना की जो आज भी कार्य करता है। 1946 में वो संविधान सभा की सदस्य बनी और महिला संपत्ति अधिकारों की समर्थक रही कि उनका मानना था कि महिलाओं को भी पिता की संपत्ति पर अधिकार मिलना चाहिए। अगला नाम आता है सुचेता कृपलानी का। संविधान निर्माण में इनका बड़ा भूमिका रहा। जन्म 25 जून 1904 को हरियाणा के अंबाला में हुआ था।
कांग्रेस पार्टी में महिला शाखा का निर्माण किया। सुचेता कृपलानी ने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर भी शपथ उन्होंने ली थी और शायद भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर इन्हीं का नाम पढ़ा जाता है। तो सुचेता कृपलानी भी शामिल रही हैं। अब मालती चौधरी 1904 में इनका जन्म हुआ और इनकी पढ़ाई विवेकानंद, माफ कीजिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर के निर्देशन में शांति निकेतन में हुई और रविन्द्रनाथ टैगोर इनको प्यार से गुड्डी कहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन की खास बात है दोस्तों कि यहाँ बच्चों को रचनात्मक पढ़ाई सिखाई जाती थी, एकेडमिक पढ़ाई नहीं, सिर्फ कुछ किताबें, उनका सिलेबस, रटत विद्या। वो बच्चों को कहते थे कि आप देखिए, मुझे लगता है कि जो आज की शिक्षा पद्धति है उस शिक्षा पद्धति से आप सिर्फ और सिर्फ आप बंद ख्याल और बंद सिलेबस के व्यक्तित्व का निर्माण कर पा रहे हैं। सिर्फ एक जुझारू और समझदार व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए हमें रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा पद्धति पर चलना होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा पद्धति बहुत आसान थी। वो कहते थे कि बच्चों को उन्हें जो करना है वो करने दिया जाए। उनके शांति निकेतन की खास बात थी कि वो बच्चों को जब स्कूल में दाखिला लेते थे तो वहाँ उसके पास सिर्फ किताबें नहीं होती थी, वहाँ ग्राउंड्स होते थे, तुझे जो खेलना है वो खेल। वहाँ आर्ट्स के लिए सेशन होते थे, वहाँ फॉरेस्ट होता था, फॉरेस्ट कुछ चीज़ें कि वहाँ पर आपको कुछ कलाकारी करना है, चित्र बनाना है, आप पेंटर करना चाहते हैं तो पेंटिंग करिए, आप जो है स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं आप स्पोर्ट्स खेलिए, आप कुछ भी क्रिएटिव करिए, मगर आप कुछ करिए। उनका यह मानना था कि हर व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है, कुछ नया करने का जुनून होता है और हम उसके जुनून से उससे हटाकर सिर्फ किताबों की तरफ जब लेकर जाते हैं तो उसके अंदर वो जुनून भी मर जाता है और वो किताबों के साथ भी कुछ न्याय नहीं कर पाता। तो उनकी रचनात्मक शिक्षा पद्धति थी और उसके अंतर्गत ही भारत में से अच्छे अच्छे ब्रेन डेवलप किए उन्होंने, जो बाद में आज़ादी के आंदोलन में भी और आज़ादी के बाद भी देश के विकास में भूमिका निभा रहे हैं। और आज भी शांति निकेतन की अपनी शिक्षा पद्धति एक विचार के साथ दुनिया में आगे बढ़ रही है। तो इन्होंने वहीं पढ़ाई की। मालती चौधरी ने संविधान सभा की सक्रिय सदस्य रही और पूर्वी बंगाल में इनका बर्थ हुआ। उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नाभ कृष्ण चौधरी की पत्नी थी। इन्होंने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह में भाग लिया था और बाद में जेल भी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने कांग्रेस समाजवादी कर्म संघ की भी स्थापना की थी। तो मालती चौधरी छठा नाम है जो संविधान सभा में महिलाओं में शामिल रही। सातवां नाम आता है विजय लक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित। और सिर्फ विजय लक्ष्मी पंडित एक राजनेता के तौर पर ही नहीं जानी जाती हैं, यूएनओ की जनरल असेंबली में चुनी जाने वाली, अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला के तौर पर भी जानी जाती है। तो विजय लक्ष्मी पंडित जो है, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ 18 अगस्त 1900 को। संविधान निर्माण कमेटी की सदस्य रही। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत इलाहाबाद नगर निगम चुनाव के साथ की थी। 1931 में वो संयुक्त प्रांत सदन के लिए चुनी गई। सरकार ने उनको कैबिनेट मंत्री बनाया और वो ऐसी पहली महिला थी जिन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। और जहाँ तक मुझे लगता है संविधान सभा में ये दोनों एकलौती जोड़ी थी भाई बहन की, कि भाई और बहन दोनों संविधान सभा में थी। शायद संभवतः यह एकलौती जोड़ी थी। अगला नाम आता है सरोजनी नायडू। इस महान शख्सियत का नाम कौन नहीं जानता। सरोजनी नायडू ये देश की पहली महिला राज्यपाल के तौर पर भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं। इनका जन्म 23 फरवरी 1869 को हैदराबाद में हुआ था। इनकी शिक्षा इंग्लैंड में हुई। ये इंग्लैंड में पढ़कर आई थी, वहाँ की संस्कृति को बहुत करीब से देखी थी, मगर फिर भी भारत में आकर के इन्होंने भारत की संस्कृति को अपनाया और अपने अनुभव से न सिर्फ देश की आज़ादी में एक सक्रिय भूमिका निभाई। आपने पढ़ा होगा कि जब गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था तो उस दांडी मार्च में भी महिला सदस्य के तौर पर यही चर्चित रही। और आज़ादी के बाद संविधान सभा के निर्माण में भी, संविधान के निर्माण में भी इन्होंने एक सक्रिय भूमिका निभाई और अपने अनुभवों से बाद में नए राष्ट्र के निर्माण में
इन्होंने राज्यपाल की भूमिका के साथ साथ एक समाज सेविका के तौर पर भी अपनी पहचान बनाई। तो 13 साल की उम्र में इन्होंने सबसे पहले अपनी एक कविता लिखी थी, उसका नाम था द लेडी ऑफ लेक। 13 साल की उम्र में एक कविता लिखी, द लेडी ऑफ लेक। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द गोल्डन थ्रेशोल्ड, और द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है बहुत पॉपुलर किताब है इनकी, और मैं कहूँगा आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप इनकी किताबों को पढ़िएगा एक बार। द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग्स एंड नीलाम, ये इनकी प्रमुख किताबें हैं। 1914 में गांधी जी से इनकी पहली मुलाकात हुई थी, मगर देश में नहीं, लंदन में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने भी अपनी केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी, केसर ए हिंद। 1925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रही और पहली भारतीय महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष रही, और आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी ये बनी थी, सरोजिनी नायडू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है लीला राय का। 9th नंबर की जो महिला प्रमुख रही, संविधान सभा की सदस्य लीला राय का जन्म असम के गोलपाड़ा जिले में 2 अक्टूबर 1900 को हुआ था। 1923 में दीपावली संघ और स्कूलों की स्थापना करके देश भर में इन्होंने चर्चा पाई थी। दीपावली संघ और स्कूलों की स्थापना 37 में कांग्रेस में शामिल हुई और उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बनाई गई महिला समिति में सदस्य उन्होंने बनाया था। यानी सुभाष चंद्र बोस आपको पता है 38 में अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, तो ये उनकी जो महिला समिति थी उसमें प्रमुख नेता के तौर पर। तो लीला राय एक नाम है संविधान सभा में महिला सदस्यों का। अगला नाम आता है कमला चौधरी, एक मालती चौधरी, कमला चौधरी। इनका जन्म 1908 में लखनऊ में हुआ था। एक सक्रिय सदस्य और एक प्रसिद्ध लेखिका भी रही हैं। कमला चौधरी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्य रही हैं। गांधी जी को फॉलो करती थी, गांधी जी के विचारों पर चलती थी और लोकसभा की भी सदस्य चुनी गई और उन्होंने अपनी कहानियों के जरिए महिलाओं की समाज में भूमिका के पुनर्निर्धारण की आवाज़ को उठाया। हंसा मेहता एक बड़ा नाम रहा है स्वतंत्रता आंदोलन में और संविधान सभा में। हंसा मेहता जो हैं, इनका जन्म 3 जुलाई 1887 को बड़ौदा में हुआ था और एक रिच फैमिली से थी, एक अच्छी एक स्थापित फैमिली से रही हैं। इनके पिता जो है दीवान थे बड़ौदा साम्राज्य, बड़ौदा राज्य के अंतर्गत। 1918 में उन्होंने ग्रेजुएट किया दर्शन शास्त्र से। स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुई 1930 में। बॉम्बे की कांग्रेस समिति की प्रमुख रहीं और इनको फिर 3 महीने की जेल भी हुई, मगर जेल से निकलने के बाद में फिर इन्होंने बॉम्बे विधान परिषद की सदस्य बनी। संविधान सभा में सलाहकार समिति और मौलिक अधिकारों की उप समिति में ये भी सदस्य रही थी। 1945-46 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की मुखिया रहीं और यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल जो होता है मानव अधिकार परिषद, उसकी उपाध्यक्ष रही हैं। यूनेस्को के बोर्ड में शामिल रही। 1949 में स्थापित बड़ौदा विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर, पहला विश्वविद्यालय बना था और ये पहली महिला वाइस चांसलर बनी थी, भारत की पहली महिला वाइस चांसलर। 1959 में इनको पद्म भूषण दिया गया और 1964 में ये लंदन में ट्रांसफ़र हुआ इनका, वहाँ इनको भेजा गया हाई कमिश्नर बना करके भारत का, यानी राजदूत बना करके। तो ये पहली ऐसी प्रमुख महिला भी रही हैं जो राजदूत बन करके लंदन गई थी, इंग्लैंड गई थी। अगला नाम आता है रेणुका रे। ICS अधिकारी रही सतीश चंद्र मुखर्जी और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की सदस्य चारुलता मुखर्जी की बेटी थी। रेणुका रे पश्चिम बंगाल विधानसभा की सदस्य और मंत्री रही। बंगाल में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना में भूमिका निभाया और ये संविधान सभा की एक मुख्य सदस्य रही थी रेणुका रे। अगला जो नाम आता है बच्चा वो आता है दक्षिणानी वेला युद्धन। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, दक्षिणानी वेला युद्धन। ये नाम इसलिए जरूरी है क्योंकि ये संविधान सभा में शामिल होने वाली एकमात्र महिला दलित नेता रही हैं, दलित, और बहुत कम उम्र में ये संविधान सभा में शामिल हुई। 1912 को तो इनका जन्म हुआ था। संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला सदस्य और संभवतः सबसे युवा भी रही हैं, दलितों में सबसे युवा। पुलिया समुदाय से संबंधित थी और समुदाय के बारे में एक बात बताऊं मैं आपको। इस महिला के संघर्ष की एक छोटी सी स्टोरी है कि इनके समुदाय में दक्षिण भारत में महिलाओं को
कमर से ऊपर के कपड़े नहीं पहनने दिए जाते थे, खासतौर पे ब्लाउज नहीं पहनने दिया जाता था। और ये महिला पहली थी इनके समुदाय की जो ग्रेजुएट भी हुई और जिन्होंने इस पुरानी परंपरा को रिजेक्ट किया। तो ये ग्रेजुएट पहली दलित महिला है, संभवतः भारत की पहली दलित अनुसूचित जाति वर्ग की महिला जिन्होंने ग्रेजुएट किया था। 1945 में ये कोचीन विधान परिषद की सदस्य बनी। अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की आवाज़ उठाने वाली प्रमुख महिला के तौर पर इन्होंने पहचान बनाई। जाति आधारित भेदभाव का ये विरोध करती थी कि नहीं, कास्ट बेस्ड जो है सिस्टम नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को उसके नाम के साथ पहचाना जाए, उसकी आवाज़ के साथ पहचाना जाए, न कि उसकी जाति या उसके सरनेम के आधार पर। ये सच्चाई है कि हिंदुस्तान में आज भी सरनेम के आधार पर ही समाज में किसी व्यक्ति का स्थान निर्धारित होता है, ये सच्चाई है। मगर अब खासतौर पे शहरों में ये व्यवस्था अब नहीं है। आप अगर शहर में जाएंगे, आपका सरनेम क्या है उससे बहुत कम फर्क पड़ता है, परंतु ग्रामीण क्षेत्र में आज भी भाइयों ये चीज़ है कि आपका सरनेम आपके बैठने की जगह निर्धारित करता है, ये सच्चाई है, इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। ये पहली महिला थी जिन्होंने इस बात का विरोध किया था। और अम्बेडकर के साथ साथ ये भी वो दलित महिला थी जो संविधान सभा में मौजूद थी और अम्बेडकर के विचारों से सहमत होने के साथ साथ इन्होंने अपनी भी एक विचारधारा संविधान सभा में रखी थी। तो 20 जुलाई 1978 को इनकी मृत्यु हुई और केरल सरकार ने इन्हीं के सम्मान में जो है वेलायुद्धन पुरस्कार की घोषणा कर रखी है। अगला नाम है वो है पूर्णिमा बनर्जी, 14वीं महिला जो संविधान सभा में शामिल रही। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये जेल गई, संविधान सभा की सक्रिय सदस्य रही, समाजवादी विचारधारा से प्रेरित रही हैं, किसान सभाओं और ट्रेड यूनियनों की व्यवस्था में शामिल रही और गांव की प्रमुख आवाज़ बनी थी। अगला नाम है एनी मस्कैरिनी। एनी मस्कैरिनी तो तिरुवनंतपुरम में जन्मी थी, केरला की, संविधान सभा की सदस्य रही हैं। त्रावणकोर राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल रही थी। दरअसल त्रावणकोर दक्षिण केरला आज जो है ना उसको त्रावणकोर स्टेट कहते थे और वहाँ पर राजाओं का शासन था जिसके खिलाफ इन्होंने एक भूमिका निभाई कि भाई एक लोगों को इकट्ठा करके उस रियासत के खिलाफ वहाँ लोकतंत्र स्थापित करने की वकालत इन्होंने की थी। और राजनीतिक गतिविधियों के चलते इनको जेल में बंद कर दिया गया। बाद में 1951 में आम चुनाव में लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई और बाद में संविधान सभा में, उसके पहले संविधान सभा में अपनी आवाज़ उठाई इन्होंने, खासतौर पे लोकतंत्र के समर्थन में। तो दोस्तों ये वो 15 महिलाएं थी जिन्होंने संविधान सभा में अपनी सक्रिय भूमिका के साथ साथ इतिहास में नाम दर्ज किया। संविधान जब तक है जब तक संविधान है तब तक इनका नाम संविधान सभा के मेंबर में शामिल रहेगा और यही प्रेरणा देता है भारत की उन महिला राजनेताओं को, उन महिलाओं को कि वो भी राजनीति में आकर के, हमारे यहाँ राजनीति की पहचान बहुत आसान सी हो गई है। आजकल राजनीति का मतलब हो गया है कि सफ़ेद कुर्ते पायजामे पहनो और महिलाएं जो हैं साड़ियाँ पहने और वो कुछ भाषणबाजी करें। मतलब मेरा कहने का सेंस ये है कि राजनीति की एक छोटी सी पहचान हो गई है, वो है सफ़ेद कुर्ता पायजामा और लच्छेदार भाषण देने की कला। दोस्तों राजनीति जो होती है ना, यहाँ से होती है, दिल से। राजनीति समाज सेवा का सबसे मजबूत माध्यम है। अगर ये नहीं होता तो गांधी जी कभी राजनीति में नहीं आते। राजनीति समाज को बदलने का एक सशक्त माध्यम है। अगर ये नहीं होता तो मोदी जी राजनीति में नहीं आते। वो तो पहाड़ों पे चले गए थे, हिमालय चले गए थे आध्यात्म पर। समाज में रहकर समाज को बदलने का एक तरीका है राजनीति, ना कि सिर्फ और सिर्फ अपना घर बनाने की कला। तो राजनीति में ये लोग शामिल रहे और ये महिलाओं को प्रेरणा देती हैं, ये महिलाएं, कि आप भी समाज की भूमिका में समाज के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक लेक्चर था 15 महिलाओं पर जो संविधान सभा में शामिल रही। इसके बाद अब संविधान के टॉपिक्स आपके स्टार्ट होंगे। तो ये संविधान सभा के 3 लेक्चर, संविधान सभा, मध्य प्रदेश के सदस्य और महिला सदस्य, ठीक है, इन पर आप तैयार कर लीजिए। मुझे लगता है इस बार एग्जाम में इस पर एक प्रश्न आने की संभावना रहेगी। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, जय हिंद।